देखिए दर्शकों को मैं ये बताती चलूं कि हमारे सहयोगी जो हैं वो लगातार पिछले कई दिन से इन चुनावी राज्यों पर जमीन पर उतरे हुए हैं, सियासी नब्ज टटोल रहे हैं, चुनाव का पंचनामा कर रहे हैं। और ऐसे में हमारे सहयोगी वो एक एक बात जो आपके सामने रख रहे हैं उसके पीछे बहुत रिसर्च एक तरीके से आप कह सकते हैं वो है, और इस वजह से वो ये तमाम बातें आपको बता पा रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश और भोपाल की सियासत को लेकर ब्रजेश आप क्या जानकारी साझा करेंगे दर्शकों से? हाँ देखिए, मध्य प्रदेश में मुकाबला सबसे दिलचस्प है, मुकाबला बड़ा करीबी है। मध्य प्रदेश के चुनावों का जो इतिहास है बहुत करीबी मुकाबला होता है, वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल नेक टू नेक होता है। जब तक दिग्विजय सिंह की सरकार रही 10 साल बिल्कुल 1 से 1.5% का फासला रहा। पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में बीजेपी को 41% वोट मिले थे तो कांग्रेस को 40.9% वोट मिले थे। आप समझ सकते हैं कितना नेक टू नेक फाइट थी। बिल्कुल ऐसा ही मुकाबला इस बार भी है। जनता बेहद दिलचस्प चुनाव का मजा ले रही है। बड़ा बदलाव यही है कि हर बार जो होता था एक मुख्यमंत्री का चेहरा लेके बीजेपी मैदान में आती थी, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का तीसरा चुनाव है। मगर इस बार उस चेहरे को साइडलाइन कर दिया गया है, एकदम साफ साफ कह दिया गया कि आने वाले यदि बीजेपी सरकार बनाती है तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं होंगे। चेहरे के नाम पे वो उन्होंने मोदी को यहाँ पेश किया है। मगर जो हमारे सहयोगी सारी बातें कह रहे हैं वो बात यहाँ भी सही है कि यहाँ पे शिवराज सिंह को लोग पसंद करते हैं, मोदी को भी लोग पसंद करते हैं। मगर बीजेपी के सामने बड़ा प्रश्न यही है। अभी थोड़ी देर पहले एबीपी न्यूज से रणदीप सुरजेवाला ने बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जातीय जनगणना प्रमुख मुद्दा होगा कांग्रेस का, और कांग्रेस सरकार की पहली कैबिनेट में इस पर फैसला ले लिया जाएगा। तो कांग्रेस की पूरी तैयारी है अपने नए नए मुद्दों के साथ, अपनी गारंटियों के साथ। मगर बीजेपी ने जो जातीय जनगणना वाले जिस मुद्दे का आप जिक्र कर रहे हैं वो मुद्दा इस बार के विधानसभा चुनाव और फिर आने वाले समय में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है, इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे विस्तार से। फिलहाल सीधे तेलंगाना हैदराबाद लेकर चलेंगे आपको। आशीष हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं आशीष से वो हैट्रिक लगाने की तैयारी में जो केसीआर नजर आ रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगी? और बीजेपी की जो तैयारी है दक्षिण में किसी तरीके से रास्ता बनाने की, उसका क्या हाल होता हुआ नजर आ रहा है? तेलंगाना के समीकरण क्या है आशीष? जी रोमाना, मैं आपको सबसे पहले आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। हम इस समय भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में हैं, कार्यालय में हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गहमा गहमी है वो जाहिर तौर पे आपको इशारा करती है कि बीजेपी इस चुनाव में पूरी कमर कसकर उतरने की तैयारी में जुटी हुई है। कल यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जी का धुआंधार दौरा है, उनकी 2 पब्लिक मीटिंग है, उसके अलावा हैदराबाद शहर में वो इंटेलेक्चुअल्स के साथ मीटिंग करेंगे। चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद अमित शाह का हैदराबाद का दौरा जाहिर तौर पे ये भी एक खास संदेश देता है। रही बात आपके पहले प्रश्न की, क्या केसीआर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है? जाहिर तौर पे उनका 2 शासन हो चुका है, एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन केसीआर को, बीआरएस को भरोसा है कि जनता उन पर एक बार फिर से विश्वास करेगी। उनका कहना है उन्होंने राज्य का विकास किया है, उनकी जो योजनाएं हैं समाज कल्याण की, विकास की योजनाएं, वो जनता तक पहुंची है और इसके सहारे जनता उनको एक तीसरी बार तेलंगाना का मुखिया बनाएगी। लेकिन मैदान में कांग्रेस भी है, कांग्रेस भी पूरी कमर कसकर तैयारी में जुट गई है। हमारी जानकारी है कि 16 तारीख को राहुल गांधी, कांग्रेस के सांसद और प्रमुख चेहरा, वो 4 दिन तक हैदराबाद में कैंप करेंगे। ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण तेलंगाना में खासतौर से मुस्लिम वोटर हो जाता है, क्योंकि इन तमाम चुनावी राज्यों में अगर कहीं सबसे ज्यादा प्रेजेंस मुस्लिम वोटर की है तो वो यही तेलंगाना में है। उसका रुख यहां सत्ता कितनी ज्यादा प्रभावित कर सकता है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल दीपा एक सवाल पूछना चाह रही है वीरेश आपसे। दीपा आइए। बिल्कुल बिल्कुल वीरेश, देखिए लगातार आप तो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं, वहां पर जयपुर, जोधपुर, अलग अलग हिस्सों में जाकर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों का मन टटोल रहे हैं। जरा बताइए ग्राउंड पर लोग क्या एनालिसिस कर रहे हैं? राजस्थान की तो रवायत ये रही है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस बार हवा की सोर बहती हुई देख पा रहे हैं आप वीरेश ग्राउंड पर? देखिए, दो टुक में कहें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे बड़े नेता को दांव पर लगा दिया है, यानी नरेंद्र मोदी को दांव पर लगाया। और नरेंद्र मोदी का चेहरा निर्विवाद रूप से डेंटेड नहीं है, यहां पर सर्व स्वीकार्य है। लोकसभा चुनाव में ऐसे लोगों से मैंने मिला जो कह रहे थे कि मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, गहलोत को वोट दूंगा, लेकिन वो भी कह रहे थे कि मैं केंद्र में सरकार को, लोकसभा में मोदी जी को देखना चाहता हूं। मोदी के नाम पर सर्व स्वीकार्यता है इस पूरे राजस्थान में। मैं जैसलमेर गया, जोधपुर गया, उदयपुर गया, जयपुर गया, हर जगह। लेकिन अशोक गहलोत
5 साल सत्ता चलाने के बाद मुझे यह आश्चर्य हो रहा है, जब हम इस प्रदेश में नहीं थे तो मुझे लगता था कि सचिन पायलट, दूसरे नेता, बहुत बड़े नेता होगा, बहुत मुकाबला होगा। अशोक गहलोत का कोई मुकाबला पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर नहीं है। इसको मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और पंचनामा जो मैं करता हूं, नहीं, बिल्कुल आपके दावे में बहुत दम है, क्योंकि लगातार आप चुनाव का पंचनामा कर रहे हैं, ग्राउंड पर आप घूम रहे हैं और जो सियासी नब्ज है वोटर की वो आप करीब से देख और समझ पा रहे हैं, इसीलिए आपकी बात वजन रखती है। वीरेश, मैं लौटूंगी अपने तमाम सहयोगियों के पास। इस बीच जल्दी से आपका परिचय करा देते हैं। खास मेहमानों का पैनल यहां स्टूडियो में जो मेरे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार आप देख रहे हैं विजय त्रिवेदी जी, रामकृपाल जी, अभय दुबे जी, और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिबांग जी भी यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।